जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ आपको मैं अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में स्वागत करता हूं। आज हमारा नया टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? अक्सर हम ये शब्द प्रयोग करते हैं अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक बोलचाल में, और विद्यालय स्तर पर शिक्षक के द्वारा हम व्यक्तित्व का विकास अपने छात्रों में अच्छे ढंग से कैसे करें, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। व्यक्तित्व, जिसको हम अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द प्रयोग करते हैं, यह व्यक्तित्व शब्द कहां से पैदा हुआ है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि व्यक्तित्व की अंग्रेजी पर्सनालिटी है और यह पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और इस पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या नकाब मुखौटा या नकाब। इसको भी हम अंग्रेजी में मास्क, आजकल ज्यादा प्रचलन में शब्द है मास्क का प्रयोग करते हैं। यह नकाब, यह मुखौटा पहले जब कोई अभिनय किया जाता था, नाटक किया जाता था, उसमें पात्र होते हैं, अभिनय करने वाले होते हैं, जो अपने मुख पर मुखौटा लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके लिए व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पर्सोना शब्द का प्रयोग होता था। अब हम व्युत्पत्ति जानने के पश्चात हम व्यक्तित्व की परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। जहां तक सामान्य बोलचाल की भाषा है, व्यक्तित्व का वह रूप और गुण जिससे व्यक्ति दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, जो सामान्य अर्थ है। व्युत्पत्ति में हम जानते हैं कि जो मुखौटा है, जो पर्सोना है, जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा से, उसमें दो चीजें शामिल होती हैं। पहला वाह रूप, और वाह रूप के साथ साथ दूसरा जो होता है वह है गुण। इन दोनों को मिलाकर व्यक्तित्व बनता है। ये हमारा सामान्य अर्थ है। अब इस पे बहुत से विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, लेकिन 1937 में आलपोर्ट मनोवैज्ञानिक की परिभाषा, जो सर्वमान्य परिभाषा और काफी विस्तृत परिभाषा है, वो व्यक्तित्व का सही ढंग से विश्लेषण करता है। यह आलपोर्ट की परिभाषा, जो आलपोर्ट ने 1937 में दिया है, उनके द्वारा व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जिसके द्वारा व्यक्ति
अपने वातावरण से समायोजन बनाता है। ये आलपोर्ट की परिभाषा है। आलपोर्ट 1937। ये जो परिभाषा है ये व्यक्तित्व की सर्वमान्य परिभाषा मानी जा सकती है। ये आलपोर्ट की 50वीं परिभाषा है। कहने का मतलब यह है कि आलपोर्ट से पहले बहुत से विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी थी। लगभग 49 परिभाषाएं देने के पश्चात आलपोर्ट ने उन सब परिभाषाओं का अध्ययन किया और 50वीं परिभाषा 1937 में इन्होंने व्यक्तित्व की दी, जिसमें इन्होंने बताया कि मनोशारीरिक, ये शब्द है मनोशारीरिक गुण। मनोशारीरिक गुणों के अंतर्गत दो बातें आती हैं, मानसिक और दूसरा शारीरिक। मानसिक और शारीरिक दो प्रकार के गुण जो होते हैं उसका गत्यात्मक का मतलब है कि वो स्थिर नहीं रहता है बल्कि गतिमान रहता है। ऐसे गुण जो गतिमान रहते हैं और इन गुणों के द्वारा बालक या व्यक्ति अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करता है। अगर वह अपने वातावरण से समायोजन नहीं स्थापित कर सकता है इसका मतलब उसके व्यक्तित्व में कमी है। तो ये सर्वमान्य परिभाषा है। इसमें भीतरी और बाहरी दो प्रकार के व्यवहार शामिल हैं। जो इस परिभाषा का मतलब है भीतरी और बाहरी व्यवहार, भीतरी और बाहरी दोनों व्यवहार इसमें शामिल हैं। ये व्यक्तित्व है जिसमें अंदर की चीजें और बाहर, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, शरीर और मस्तिष्क सभी प्रकार के गुण शामिल होते हैं। और इन्हीं गुणों के द्वारा, इन्हीं शील गुणों के द्वारा आलपोर्ट ने शील गुण शब्द का प्रयोग किया। ध्यान देना, शील गुण, शील गुण क्या होता है इसको भी समझना है। शील गुण किसको कहेंगे? शील गुण। शील गुण परिभाषा आलपोर्ट और कैटल की बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्यक्तित्व का। शील गुण जो शब्द है इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के ऐसे गुण जो व्यक्तित्व को व्यवस्थित रखते हैं। व्यक्तित्व के व्यवहार का जिसके द्वारा वर्णन होता है उसको हम शील गुण कहते हैं। व्यक्तित्व व्यवहार के वर्णन में सहायक हम कह सकते हैं। व्यक्तित्व व्यवहार या व्यक्तित्व व्यवहारों का वर्णन जिसके द्वारा होता है उसको हम शील गुण कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में ट्रैट कहते हैं। ट्रैट। ये शील गुण क्या कौन कौन से हैं? जैसे सतर्क है, सक्रिय है, मंदित है। सतर्क, सक्रिय, मंदित आदि। ये सतर्क, सक्रिय, मंदित ऐसे शब्द हैं जो
व्यक्तित्व व्यवहार के वर्णन में सहायक होते हैं, और जो व्यक्तित्व व्यवहार के वर्णन में सहायक होता है उसको हम शील गुण कहते हैं। ये शील गुण है। ऐसे विभिन्न प्रकार के शील गुणों की सहायता से ऐसे बहुत से शील गुण हैं जो व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं, व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। जैसे एक दीवार में बहुत सी ईंटें होती हैं, बहुत सी ईंटों की इकट्ठा होने से दीवार बनती है, वैसे ही शील गुणों के इकट्ठा होने से, बहुत से शील गुणों के इकट्ठा होने से व्यक्तित्व बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये व्यक्तित्व। अभी उत्तराखंड प्रवक्ता की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसमें सबसे पहली क्या बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आलपोर्ट की है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस पर विशेष ध्यान देना है। मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। ये व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई, और साथ साथ हमने ये देखा कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, कहाँ से लिया गया है। प्रश्न बनता है। लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। पर्सोना से व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति होती है। आलपोर्ट ने सर्वमान्य परिभाषा 1937 में दी। शील गुण का मतलब व्यक्तित्व के व्यवहारों का वर्णन जिसकी सहायता से होता है उसको हम शील गुण कहते हैं। इसके अलावा जो व्यक्तित्व के अंदर और बाहर, अर्थात भीतरी और बाहरी जो गुण हैं वो इसमें समाहित होते हैं, इसको हमने जाना। अब बात आती है व्यक्तित्व के सिद्धांत के। सबसे पुराना सिद्धांत, ध्यान देना है, सबसे पुराना व्यक्तित्व का सिद्धांत, अगर ये परीक्षा में पूछा जाता है सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, तो आपको बताना है व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है प्रकार सिद्धांत। प्रकार सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में टाइप थ्योरी कहा जाता है। प्रकार सिद्धांत या टाइप थ्योरी, इसमें व्यक्तित्व के खास श्रेणी, कई व्यक्ति होते हैं, कई प्रकार के व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की जो खास श्रेणी बनाकर उसकी व्याख्या की जाती है तो वो प्रकार सिद्धांत होता है। सबसे पुराना सिद्धांत है व्यक्तियों की खास श्रेणी बनाकर उसकी व्याख्या करना, ये है प्रकार सिद्धांत। प्रकार सिद्धांत, व्यक्तियों की खास श्रेणी बनाकर उसकी व्याख्या करना, यह है प्रकार सिद्धांत। सबसे पुराना सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं प्रकार की। प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार, इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। क्रेस्मर विद्वान मनोवैज्ञानिक, इन्होंने भी व्यक्तित्व को कई प्रकार में बांटा है। क्रेस्मर, इनके हैं 4 प्रकार। परीक्षाओं में पूछा जाता है क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में विभाजित किया, तो आपको ध्यान में रखना है 4 प्रकारों में विभाजित किया है।
पहला प्रकार कौन सा है? यह है पिकनिक। पिकनिक पिकनिक प्रकार। दूसरा है एस्थेनिक प्रकार। तीसरा है एथलेटिक और चौथा है पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और चौथा है डायस्प्लास्टिक। डायस्प्लास्टिक डायस्प्लास्टिक प्रकार। इसमें जो पिकनिक प्रकार होता है, इसमें छोटे कद के व्यक्ति आते हैं, छोटे और मोटे। जो एस्थेनिक होते हैं ये लंबे और पतले होते हैं, लंबे पतले। एथलेटिक वाले मजबूत सुडौल, इनकी मांसपेशियां मजबूत होती है। और जो ऊपर के जो तीनों गुण से युक्त होते हैं उनको हम उपरोक्त तीनों से उसको हम डायस्प्लास्टिक बोलते हैं। ये क्रेस्मर के 4 प्रकार हैं। इसके अलावा शेल्डन ने भी विभाजित किया। शेल्डन ने कुल 3 प्रकार बताए। शेल्डन के 3 प्रकार। शेल्डन के जो 3 प्रकार हैं वह है एंडोमार्फिक, पहला, एंडोमार्फी। दूसरा है मेसोमार्फी। एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और तीसरा है एक्टोमार्फी। इनमें क्या विशेषता होती है? जो एंडोमार्फी होते हैं ये नाटे होते हैं और मोटे होते हैं, गर्दन इनकी छोटी होती है। जो मेसोमार्फी होते हैं ये मजबूत होते हैं, विकसित होते हैं, मजबूत, विकसित, सुडौल। और जो एक्टोमार्फी होते हैं ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं। पतले, लंबे। ये जो क्रेस्मर और शेल्डन का विभाजन है, ये ध्यान देना है, यह शारीरिक विभाजन है। शारीरिक विभाजन, शरीर की विशेषता के आधार पर यह विभाजन है, शारीरिक विभाजन। इसके बाद गुणों के आधार पर, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विभाजन किया। गुणों के आधार पर इसमें जो महत्वपूर्ण प्रकार है वह है युंग का। युंग बहुत महत्वपूर्ण इनका विभाजन है। युंग का जो विभाजन है यह सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इनका है अंतर्मुखी व्यक्तित्व
और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इनका विभाजन। जो सीमित लोगों से मिलते हैं, सीमित लोगों से जिनका संबंध होता है, वो अंतर्मुखी हैं। और जो सामाजिक होते हैं, जो सबसे मिलने जुलने वाले होते हैं, ये बहिर्मुखी हैं। इसके अलावा जो अगला सिद्धांत आता है वह है शील गुण का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत, यह भी प्रकार को बताता है, जिसमें शील गुण हमने पहले ही बताया कि बहुत से शील गुण होते हैं जो व्यक्तित्व व्यवहार को विश्लेषित करते हैं, व्याख्या करते हैं, जिसके द्वारा व्यवहारों का वर्णन होता है, उसको हम शील गुण कहते हैं। इसके जो सिद्धांत हैं वो आलपोर्ट के सिद्धांत और कैटल का सिद्धांत आता है, इसमें महत्वपूर्ण है। आलपोर्ट और कैटल, शील गुण के सिद्धांत में ये कैटल और आलपोर्ट का सिद्धांत आता है। इसके द्वारा भी हम व्यक्तित्व को समझते हैं। व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें आती हैं वो आलपोर्ट और कैटल के शील गुण सिद्धांत से हम समझ सकते हैं। ये व्यक्तित्व के प्रकार और जो उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रेसमर, शेल्डन, यूंग का है, उसको हमने जाना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो शिक्षक को करना होता है। शिक्षक व्यक्तित्व के विकास में कैसे योगदान दे सकता है। कारक, कारक जो प्रभावित करता है वह है जैविक या आनुवांशिक कारक। दूसरा है वातावरण। जैविक या आनुवंशिक कारक, इसके अंतर्गत ग्रंथियां हैं जो व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करती हैं। ग्रंथियां, बुद्धि, ग्रंथियां हैं, बुद्धि है, तंत्र है, विशेषकर तंत्रिका तंत्र, और शरीर, शरीर, तंत्र, बुद्धि और ग्रंथियां इसमें समाहित हैं। वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक, ये कारक हैं जो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक अगला है
वह है व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां, कैसे हम व्यक्तित्व को जानेंगे? एक शिक्षक कैसे व्यक्तित्व को जान पाएगा? ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसका प्रयोग करके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है, उसको हमको जानना है। व्यक्तित्व के विकास में बहुत सी ऐसी विधियां हैं, समाहित हैं, जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। मापन की विधियां, इसमें सबसे पहला है व्यक्तित्व मापन की विधियों में व्यक्तित्व आविष्कारिका। व्यक्तित्व आविष्कारिका, व्यक्तित्व आविष्कारिका ये सबसे पुरानी पद्धति है, जिसमें हम खासशील गुणों से संबंधित प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के द्वारा उसके जो उत्तर निकलते हैं, हाँ या नहीं, सही या गलत। ध्यान देना है, व्यक्तित्व आविष्कारिका में शील गुण से संबंधित प्रश्न होते हैं, हाँ या नहीं, सही या गलत के रूप में, और उसकी व्याख्या हम करके उसको हम समझकर व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। शील गुण से संबंधित प्रश्न, हाँ नहीं, सही गलत उत्तर। दूसरा है जो महत्वपूर्ण है, वह है प्रक्षेपित विधियां। प्रक्षेपित विधियां कौन कौन सी हैं? प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण विधियां व्यक्तित्व मापन की महत्वपूर्ण विधियां हैं। इसमें जो सबसे खास है वह है रोर्सा परीक्षण। इस पे प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण है रोर्सा परीक्षण। यह स्विट्जरलैंड के हरमन रोर्सा थे, जिन्होंने 1921 में 21 कार्ड दिखाकर 21 कार्ड 1921 में यह विधि इन्होंने लागू किया। स्विट्जरलैंड के थे और इसमें 21 कार्ड की सहायता से परोक्ष, ध्यान देना है, इसमें परोक्ष, इनडायरेक्ट, जो सामने नहीं है, जो अस्पष्ट है, जो असंगठित है, ऐसे उद्दीपन को बालक या व्यक्ति के सामने प्रेजेंट किया जाता है और उससे बालक या व्यक्ति अपना विचार देता है, जिसका विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के पश्चात हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इसमें शब्द साहचर्य भी है, शब्द साहचर्य भी है और वाक्य पूर्ति परीक्षण भी होता है। और जो महत्वपूर्ण है आत्मबोधन परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, ये काफी फेमस है।
विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसको हम अंग्रेजी में TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, विषय आत्मबोधन परीक्षण कहते हैं। रोडसा का परीक्षण सबसे ज्यादा प्रमुख है। 1921 में हरमन रोडसा ने, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, 21 कार्डों की सहायता से व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपण विधि प्रोजेक्टिव मेथड्स का प्रयोग किया। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण विधियां है वह है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि, प्रेक्षण विधि दो प्रकार की है। पहला है साक्षात्कार, साक्षात्कार ये भी प्रेक्षण विधि है, और दूसरा है रेटिंग मापिंग, रेटिंग मापनी। ये प्रेक्षण विधि है जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसमें शिक्षक या व्यक्ति बालकों की क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखता है, उसका निरीक्षण करता है, प्रेक्षण करता है, उसका लेखा जोखा रखता है और उसका विश्लेषण करता है। प्रेक्षण के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा लेखा जोखा विवरण प्रस्तुत करके वह एक निष्कर्ष निकालता है और उस निष्कर्ष से व्यक्तित्व का मापन करता है। तो इस प्रकार हम मापन की 3 विधियां, व्यक्तित्व, आविष्कारिता और जिसमें शील गुण से संबंधित प्रश्न होते हैं, ये MMPI बहुत फेमस परीक्षण है। MMPI इसके बहुत से संस्करण है। MMPI फर्स्ट, MMPI ए जो किशोरों के लिए है, MMPI ए। ध्यान देना है, प्रश्न कभी कभी बनता है। MMPI ए ये कैसा परीक्षण है, किसके लिए है? तो ये किशोर बालक बालिकाओं के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए ये MMPI होता है। किशोरों के व्यक्तित्व परीक्षण हेतु MMPI ये MMPI 2 भी है। ये व्यक्तित्व आविष्कारिता MMPI 2, MMPI ये। प्रक्षेपण की जो विधियां हैं उसमें 4 प्रकार के प्रक्षेपण विधियां हैं। प्रोजेक्टिव मेथड्स, जिसमें रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में, शब्द साहचर्य विधि या शब्द साहचर्य परीक्षण यह भी प्रयोग होता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण और विषय आत्मबोध परीक्षण TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और प्रेक्षण विधियां साक्षात्कार और रेटिंग है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां परीक्षाओं में पूछा जाता है, विशेष करके रोडसा की परीक्षण और TAT परीक्षाओं में पूछता है, बहुत बार पूछता है। TAT किससे संबंधित है? उत्तर देना है आपको। व्यक्तित्व मापन की विधि है। रोडसा का परीक्षण किससे संबंधित है? यह भी व्यक्तित्व मापन की विधि है, भ्रमित नहीं होना है। इसके बाद हमको जो महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न हमारे सामने आता है, विद्यालय और शिक्षक की भूमिका। विद्यालय और शिक्षक की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में।
व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय और शिक्षक की क्या भूमिका है? ये प्रश्न है। स्कूल या विद्यालय के वातावरण का विशेष प्रभाव बालकों के ऊपर पड़ता है। यह 2 क्षेत्रों में पड़ता है, ध्यान देना है, 2 क्षेत्रों में। एक विद्यालय या एक शिक्षक कैसे बालकों को प्रभावित करता है, इसमें जो सबसे पहला प्रभाव है विद्यालय या स्कूली प्रभाव, वह शील गुणों का विकास होना। बच्चों में शील गुणों का विकास होना, ये पहला प्रभाव है। व्यक्तित्व के विकास में जो विद्यालय के वातावरण है उसका जो प्रभाव पड़ता है 2 रूप में पड़ता है। विद्यालय प्रभाव से बच्चों में शील गुणों का विकास होता है और दूसरा है आत्मविचार विकसित होना। ये दूसरा है, शील गुणों का विकास और आत्मविचार। इसमें शिक्षक, अनुशासन, शैक्षिक उपलब्धि, इन सब का प्रभाव आता है। हार्लॉक ने 1978 में एक प्रयोग किए थे और इसमें उन्होंने पाया कि शिक्षक, अनुशासन, शैक्षिक उपलब्धि, इन सब का व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षक बालकों के व्यक्तित्व के विकास को अच्छे से कर सकता है, वह प्रभावित करता है। व्यक्तित्व संरचना विभिन्न शील गुणों से बनकर तैयार होती है। हमने पहले बताया, जैसे दीवार में बहुत से ईंटें एक दूसरे से मिलकर दीवार का निर्माण करती हैं, वैसे शील गुण व्यक्तित्व को बनाने में सहयोग देते हैं। बच्चों में ऐसे ही शील गुणों का विकास शिक्षक करता है और उन शील गुणों के द्वारा हम एक अच्छे आत्मविचार को विकसित करते हैं। ये शिक्षक का दायित्व होता है। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर सबसे अधिक पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव शिक्षक के व्यक्तित्व का पड़ता है छात्रों पर। हम बार बार ये कहते हैं कि शिक्षक को शारीरिक, मानसिक रूप से, आंतरिक और बाह्य रूप से व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा पड़ता है। काज कोल बोरन ये मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक अध्ययन किया था। कब किया था? 1976 में। 1976 में इन्होंने अध्ययन किया था और उसमें पाया था कि जो कुसमायोजित शिक्षक हैं, जो ऐसे शिक्षक हैं जिनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, उनके जो शिष्य थे वो असुरक्षित थे, हीनता का भाव था, प्रसन्न नहीं रहते थे। ऐसे शील गुण उसमें विकसित होते थे। कुसमायोजित व्यक्तित्व से जो भी शिक्षक
ऐसे होते हैं जो कुसमायोजित व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनके शिष्य क्या होते हैं? उनके शिष्य अप्रसन्न होते हैं। अप्रसन्न, कुसमायोजित होते हैं, कुसमायोजित होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, असुरक्षित होते हैं। और वहीं जो समायोजित होते हैं, समायोजित व्यक्तित्व, ऐसे भी शिक्षक होते हैं, लेकिन जो समायोजित व्यक्तित्व होते हैं ऐसे शिक्षक अच्छे सामाजिक शील गुण विकसित होते हैं, उनमें आत्मविचार विकसित होता है। इसमें आत्मविचार विकसित होता है, आत्मविचार विकसित होता है। ये सामाजिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। अगर असुरक्षित, कुसमायोजित है छात्र, हीनता का भाव आता है, तो जान लीजिए कि उनके जो शिक्षक होंगे वह भी कुसमायोजित होंगे। शिक्षक के समायोजित व्यक्तित्व से अच्छे सामाजिक शील गुण विकसित होते हैं। शिक्षक अगर उपलब्धियों की प्रशंसा करता है तो इससे आत्मविश्वास उच्च होता है, सच्चा आत्मविचार विकसित होता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को जो भी उपलब्धि आती है उसमें प्रशंसा करनी चाहिए, उपलब्धि की प्रशंसा करनी चाहिए। उपलब्धि की प्रशंसा करना, अगर हम उपलब्धि की प्रशंसा करते हैं तो इससे क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविचार विकसित होगा। और वहीं अगर हम उनकी उपलब्धि पर प्रोत्साहन नहीं देंगे, हम प्रशंसा नहीं करेंगे, पुनर्वलन नहीं देंगे, तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। व्यक्तित्व का विकास शैशवाकाल से होता है, ध्यान देना है। शैशवकाल, शैशव काल से प्रारंभ होता है। प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आया है, कहां से, कब से प्रारंभ होता है? शैशव काल से। शैशव काल से व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। एक शिक्षक उपयुक्त संसाधन और शिक्षण विधियों का प्रयोग करके व्यक्तित्व को उत्तम कर सकता है। अपने शिष्यों के वैयक्तिक विभिन्नताओं को जानकर एक शिक्षक उचित विधियों का प्रयोग करके, उचित संसाधनों का प्रयोग करके व्यक्तित्व का उच्चतम स्तर तक विकास कर सकता है। शिक्षण विधियों का उपयुक्त प्रयोग करना, संसाधनों का प्रयोग करना, संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग करना एक शिक्षक का दायित्व है। इन विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं यह भी ध्यान देना है। डाल्टन, प्रोजेक्ट,
वार्तालाप, ह्यूरिस्टिक, विधि, ये सब वैज्ञानिक विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा, विधि, खेल विधि, इसका भी प्रयोग एक शिक्षक अच्छे ढंग से कर सकता है। और स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन, ये स्किनर का है। फ्रोवेल की खेल विधि है। डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि और क्रियात्मक विधि, ये भी आवश्यक विधि है। क्रियात्मक विधि, इन सब विधियों का प्रयोग शिक्षक कर सकता है वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर। इस प्रकार हम विद्यालय और शिक्षक की क्या भूमिका व्यक्तित्व के विकास में, उसको हमने जाना। व्यक्तित्व के विकास में सबसे पहले शील गुणों का विकास शिक्षक अच्छे से कर सकता है। आत्मविचार विकसित करता है। 2 प्रकार से शिक्षक कार्य करता है। व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षक के व्यक्तित्व का पड़ता है। अगर वह कुसमायोजित है तो उसके शिष्य अप्रसन्न होंगे, हीन होंगे, कुसमायोजित होंगे और असुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। इसका जो शोध है वो काचकोल बोरान ने 1976 में किया भी है। अगर वो समायोजित होते हैं तो उन अच्छे आत्मविचार वाले शिष्य तैयार होंगे, आत्मविश्वास उनका अच्छा होगा और वो सामाजिक भी होंगे। उपलब्धि की प्रशंसा, पुनर्वलन का प्रयोग शिक्षक अगर करेगा तो उससे भी उसके जो छात्र होंगे वो आत्मविश्वास से युक्त होंगे, सामाजिक होंगे और वह उच्च अहम शक्ति वाले शिष्य होंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक शिक्षक अपने शिष्य के व्यक्तित्व के विकास में अच्छा योगदान देता है। व्यक्तित्व विकास शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अतः यह आवश्यक होता है कि समय समय पर उसकी वैयक्तिक विभिन्नता को जानते हुए बालक के जो अभिभावक हैं वो और विद्यालय लेवल पे जो शिक्षक हैं वो व्यक्तित्व के विकास में अपना सहयोग देते रहें। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अच्छे से उनको मोटिवेट करते हुए, प्रशिक्षित करते हुए आगे बढ़ाएं। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग शिक्षक करे तो व्यक्तित्व का विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। इस प्रकार से हमने व्यक्तित्व के विषय में जो अधिकतम जानकारी हो सकती थी हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जानकर और परीक्षा से संबंधित अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।